नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी अध्ययन। आईपीएल 2026 पूरा हो चुका है और इस बार का खिताब आरसीबी ने जीता हुआ है। किसको हराकर जीता हुआ है? तो आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है। यह मैच जो फाइनल मैच था वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और जो धनराशि है वो विजेता को कितनी मिलेगी? 20 करोड़ रुपए की मिलेगी। और उपविजेता गुजरात टाइटंस को 13 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को, उन्होंने 776 रन बनाए। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए कैगिसो रबाडा को मिला हुआ है, 29 विकेट लिए। सर्वाधिक छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए 72 छक्के, जो कि एक रिकॉर्ड है। और सर्वाधिक चौके साई सुदर्शन ने लगाए 75 चौके कुल उन्होंने लगाए। देश को नए सीडीएस मिल गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? एनएस राजा सुब्रमण्यम। इन्होंने अनिल चौहान जी का कार्य का जो स्थान ग्रहण किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि जो सैन्य बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय विजन को लागू करेगा। किसको जय विजन? आज हम इसको देखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्राइमरी जो उद्देश्य या महत्वाकांक्षी जो थिएटराइजेशन मॉडल यानी कि एकीकृत सैन्य कमांड को लागू किया जाएगा। ऐसा उनका उद्देश्य है कि इसको लागू करें और तीनों सेनाओं के बीच इससे तालमेल बढ़े। मोदी का जो जय विजन है उसमें जय यानी कि ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन नवाचार को लागू किया जाएगा। जय यानी ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। ज्वाइंटनेस यानी कि संयुक्तता, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारी तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाएगा। ट्राई सर्विस कमांड और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की दिशा में काम किया जाएगा। आत्मनिर्भरता दूसरा, जय ए फॉर आत्मनिर्भरता। इसमें जो हमारी विदेशी हथियारों पर निर्भरता है उसको कम किया जाएगा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, जैसे कि हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। डीआरडीओ, भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र के सहयोग से रक्षा तकनीकी विकसित की जाएगी। और स्पेस सेक्टर में जो निजी क्षेत्र है उनकी भी एंट्री की गई है, जैसे कि आपने दिगंतरा वगैरह का नाम सुना होगा। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे फ्यूचर रेडी फोर्स रहेगी। मल्टी डोमेन युद्ध क्षमता हमारी विकसित होगी। स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो हथियार हैं वो इम्पोर्ट की जगह हम एक्सपोर्ट करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी हमारी मजबूत होगी। अब हम देखेंगे जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होती है। यह एक ऐसी सैन्य व्यवस्था होती है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी कि थल सेना, जल सेना और हमारी जो वायुसेना है, इसकी विभिन्न यूनिट्स को किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी रणनीतिक उद्देश्य के लिए एक ही कमांड के अधीन रखा जाता है। अभी भारत में क्या व्यवस्था है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अपनी अलग अलग कमांड है। प्रत्येक सेवा स्वतंत्र रूप से योजना बनाती है। प्रत्येक जो भी सर्विस है ये फोर्स से अपनी स्वतंत्र रूप से योजना बनाती है। और युद्ध के समय समन्वय में इससे क्या होता है? समय और धन, समय अधिक लगता है, संसाधन हमारे अधिक लग सकते हैं और जो हम परिणाम चाहते हैं वो प्राप्त भी नहीं होता है कभी कभी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की अवधारणा क्या है? इसमें एक ही थिएटर कमांड के अधीन तीनों सेनाओं के संसाधनों का यूज किया जाएगा। संयुक्त योजना बनाई जाएगी, संयुक्त प्रशिक्षण होगा और संचालन किया जाएगा। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और जो निर्णय है वो आसानी से और बहुत तेज़ी से लिए जा सकेंगे, जिसका प्रभाव हमें विपरीत परिस्थितियां युद्ध के समय देख सकते हैं। अगली न्यूज है भारत और बांग्लादेश के बीच अगले हफ्ते सीमा वार्ता होगी। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच अर्धवार्षिक महानिदेशक स्तर की जो सीमा वार्ता होती है वो संपन्न होगी। कहाँ पर होगी? 8 जून से 11 जून के मध्य दिल्ली में बीएसएफ के एक बेस पर होगी यह वार्ता। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है उनके महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जान सिद्दीकी करेंगे और भारत का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार कहेंगे। एक पॉइंट यहीं से निकल आता है कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार हैं। और किन मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है? तो सीमा पर बाड़ लगाने से संबंधित मुद्दा या जो बीएसएफ जवानों पर जो हमले हो जाते हैं बांग्लादेश की तरफ से उस पर
घुसपैठ और सीमा पार से अपराधों को रोकने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं उनको वापस सौंपने का भी मुद्दा है। वैसे भी ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बांग्लादेश कभी नहीं मानेगा कि वो उसके नागरिक हैं। अगली न्यूज है, पीएम स्वनिधि से 17,800 करोड़ से ज़्यादा के लोन बांटे गए हैं। अब तक 75.5 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 112 लाख से ज़्यादा लोन बांटे गए हैं, और जो 112 लाख लोन बांटे गए हैं उनमें 17,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन बांटे गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना कोरोना महामारी के दौरान जब स्ट्रीट वेंडर्स को काफ़ी नुकसान हो गया था तो उनको सस्ता लोन देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें 15,000, 25,000 और 50,000 रुपये के बिना गारंटी के लोन मिलते हैं, यानी कि उनको वर्किंग कैपिटल प्रदान की जाती है। जो पीएम स्वनिधि योजना है वह 1 जून 2020 से लागू की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो कोविड के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो स्ट्रीट वेंडर्स को इसके माध्यम से कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि इसके बदले में उनको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और उनको वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान किया जाएगा। यह तीन, पहला जो है वो 15,000 तक का, दूसरा अगर आपने ये चुकाया या आपका बहुत अच्छा इसमें क्रेडिट स्कोर वगैरह रहा है फिर आपको 25,000 और इसके बाद 50,000 तक का भी लोन दिया जा सकेगा। पीएम स्वनिधि योजना का दूसरा वर्जन यानी कि 2.0 भी जारी किया जाएगा, यानी कर दिया गया, यानी कि 31 मार्च 2030 तक अब इस योजना को जारी रखा जाएगा। इस योजना के माध्यम से 1.15 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है और इसका कुल जो परिव्यय है वह 7,332 करोड़ रुपए है। ठीक है। हमारे जो कानून मंत्री उन्होंने कहा है कि जजों की नियुक्तियों पर न्यायपालिका से हमारा कोई टकराव नहीं है। इस जो पूरे जो बातचीत हुई है, आपको पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर हमेशा मतभेद रहा है। कॉलेजियम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट एनजेएसी एक्ट भी लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया था। तो इसमें जो दो वर्ण हैं जिनको हमको देखना है, एक है मध्यस्थता, एक है वैकल्पिक विवाद समाधान और दूसरा है कॉलेजियम। एडीआर यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान किया जाता है, त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान। एडीआर मैकेनिज्म सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स आउटसाइड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, यानी कि जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट से इनके बाहर विवादों का समाधान किया जाता है। जो इसके टाइप हैं वो कौन से, आर्बिट्रेशन है, कंसलिएशन है, मीडिएशन है और लोक अदालत, और भी बहुत सारे हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो मान लीजिए इस व्यक्ति के बीच विवाद है, तो यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति होगा वो सुनवाई करेगा और निर्णय देगा, और यह जो निर्णय होगा वाइंडिंग होगा, लेकिन यह कोर्ट, नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होता है आपको याद रखना है, आर्बिट्रेशन में वाइंडिंग होता है, लेकिन जो कंसाइलेशन में होता है, जो इस व्यक्ति ने विवाद के समाधान के लिए ऑर्डर दिया वो बाइंडिंग नहीं होता है। और मीडिएशन में जो तीसरा पर्सन होता है वो केवल इन दोनों के बीच में वार्ता हो जाए, विवाद का समाधान हो जाए, केवल वो सॉल्यूशन निकालने में केवल मदद करता है, कोई ऑर्डर नहीं देता है। एडीआर के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इससे त्वरित न्याय मिलता है, कम खर्चीला होता है, न्यायपालिका पर बोझ कम होता है, गोपनीयता बनी रहती है, खासकर जो व्यवसायिक या बिजनेस रिलेटेड मामले होते हैं, और स्पेशलाइजेशन की यहाँ पे सुविधा मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे केस टेक्निकल नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स केस होते हैं, उनको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और जो हमारे जजेज़ हैं, आम जजेज़ हैं, उनको उन मामलों में जानकारी भी नहीं होती है। और यह एक लचीली प्रक्रिया होती है। यहाँ पे औपचारिकताएं, जैसे कि हमारी कोर्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन यहाँ यह एक लचीली प्रक्रिया होती है, यहाँ पर कम औपचारिकताएं होती हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, यह शक्ति पृथक्करण के खिलाफ है, लोगों के बीच जागरूकता नहीं है, और जो ट्रेंड आर्बिट्रेटर्स और मीडिएटर्स हमारे यहाँ पास नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आर्बिट्रेशन की लागत कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा खर्चीला कभी कभी हो जाता है। आपको पता है कि जो रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, फिर इसके बाद होर्मुज जल संकट के कारण क्रूड ऑयल की समस्या तो आई ही, साथ में भारत में फर्टिलाइज़र की समस्या भी देखी गई है।
उसी के संदर्भ में नैनो यूरिया को यानी कि नैनो उर्वरक को बढ़ावा देने का विचार किया जा रहा है। नैनो यूरिया भारत के लिए नया विकल्प बन सकता है। अभी देश में 4 प्लांट लगे हैं जिसकी जिसकी जो क्षमता है वो प्रत्येक वर्ष 4 प्लांट लगे हुए हैं जिनसे प्रत्येक वर्ष 29 करोड़ बोतल का निर्माण किया जा रहा है और इनसे करीब 13.50 लाख टन परंपरागत उर्वरक के बराबर नैनो या लिक्विड यूरिया को बनाया जा रहा है। नैनो तकनीकी पारंपरिक उर्वरकों का विकल्प अभी तक नहीं बन सकी हुई है। चालू जो खरीफ सीजन है उसमें हमें कितना भी उर्वरक चाहिए होंगे, 390.54 लाख टन उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारी क्षमता लिक्विड या नैनो यूरिया में कितना है, अभी 13.5 लाख टन ही है। इसका लाभ क्या हो सकता है? नैनो तकनीकी कारण जो पौधे हैं पोषक तत्वों का अधिक कुशलता से उपयोग कर पाएंगे और हमें कम मात्रा में भी अच्छे नतीजे मिलने की संभावना रहती है। जब आप मार्केट से एक बोरी खाद खरीदते हैं जो कि 45 किलो की होती है और जो नैनो यूरिया होता है मात्र 500 ग्राम नैनो यूरिया 45 किलो की एक खाद की बोरी के बराबर काम करती है। इससे क्या होता है, परिवहन का खर्चा कम हो जाता है, भंडारण का खर्चा कम हो जाता है और वितरण की लागत भी कम हो जाती है और सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ भी कम हो सकता है। जो इफ़को के अध्यक्ष इस समय कौन है? दिलीप संघानी जी हैं। तो उनका कहना है कि नैनो उर्वरक तकनीकी जो है वो कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। अभी नैनो यूरिया है वो यूरिया और डीएपी का नैनो जो उर्वरक है अभी यूरिया और डीएपी का विकल्प नहीं बन पाई है। इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि किसानों के बीच जागरूकता नहीं है। दूसरा कारण है कि जो इसके छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि आम किसान जो सीमांत लघु किसान अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो नैनो उर्वरक है वो आने वाले वर्षों में पारंपरिक उर्वरकों की खपत और आयात निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन फिलहाल जो खाद्य संकट का पूर्ण समाधान इसे नहीं कहा जा सकता है। किसानों का इस पर भरोसा बढ़ाने व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों और बड़े पैमानों पर उपयोग के बाद ही यह तकनीकी भारत को उर्वरक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के करीब पहुंचा सकेगी। जो नैनो लिक्विड यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन के जो नैनो साइज्ड पार्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे उर्वरक को डीएपी वगैरह मिट्टी में मिलाया जाता है, इसको वैसे यूज नहीं किया जाता है। इसे फोलियर स्प्रे यानी पत्तों पर छिड़काव किया जाता है और नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता इससे बढ़ती है, लगभग 80% है। परिवहन की लागत कम हो जाती है, भंडारण की लागत कम हो जाती है, वितरण लागत कम हो जाती है, पॉल्यूशन कम होता है और नाइट्रोजन लीचिंग की समस्या भी कम होती है। अब हम कॉलेजियम सिस्टम पर नज़र डालेंगे। कॉलेजियम में क्या होता है, एक चीफ जस्टिस और जो 4 अन्य जो सीनियर मोस्ट जजेस उनको मिलाकर कॉलेजियम का गठन किया जाता है और वही जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से संबंधित निर्णय लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। यह इसका जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, तो यह 3 जजेस केस के माध्यम से इवॉल्व हुआ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 124(2) में लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट के समय प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट, सारा खेल यहीं पर है, कंसल्ट या परामर्श। जो परामर्श वर्ड है इससे रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट को सीजीआई से कंसल्ट करना पड़ेगा। बट व्हाट कंसल्ट मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए यह डिबेट का मुद्दा बन जाता है। पहला जज केस आया था 1982 ईस्वी में। इसमें बताया गया जो कंसल्टेशन का मतलब है वो केवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ का है और सीजीआई की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट माने या ना माने उस पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जो सेकंड जजेस केस आया 1993 में, इसमें कहा गया जो कंसल्टेशन का जो मतलब है वो कंकरेंस का है, यानी कि जो सीजीआई की जो एडवाइस है अब प्रेसिडेंट पर वो बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को उसको मानना ही पड़ेगा। और सीजीआई मस्ट कंसल्ट 2 सीनियर जजेस, इसमें कहा गया है कि सीजीआई प्लस 2 सीनियर जजेस होने चाहिए। लेकिन जो तीसरा जजेस केस आया कब, 1998 ईस्वी में, इसमें कर दिया गया सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और ये वो बिल्कुल सेम ही रहा है कि जो सीजीआई जो है कंसल्टेशन मीन कंकरेंस यानी कि जो परामर्श है वो राष्ट्रपति पर अब बाध्यकारी रहेगा। कॉलेजियम सिस्टम के आर्गूमेंट्स फेवर में कौन कौन से हैं? आर्टिकल 50 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में
पृथक्करण। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण की बात की गई है। जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी कि यह जुडिशरी को प्रोटेक्ट करता है किससे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। और यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर कॉलेजियम में CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी कि मेजोरिटी से निर्णय लिया जाता है, ना कि एग्जीक्यूटिव की तरह जहाँ पर लीडर है डिस्प्रपोर्शनिएट इन्फ्लुएंस। ठीक है, लाइक मोदी जी। टैलेंट रिकॉग्निशन, जजेस कैन बेटर असेस द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जज ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा जज अच्छा है। ठीक है, वो कार्यपालिका नहीं बताएगी। जो इसके आर्गूमेंट अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, रीज़न नहीं बताए जाते हैं कि आपने किसको क्यों सिलेक्ट किया है और किस कैंडिडेट को क्यों रिजेक्ट किया हुआ है, और इसको जो रीजन्स है वो पब्लिक भी नहीं किए जाते हैं। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। अंकल जज सिंड्रोम का मेंशन किया गया था, किसके द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा, यानी कि यहाँ पे भाई भतीजा बात बहुत ज़्यादा है। लॉ कमीशन ने 1987 और NCRWC ने 2002 में यह रिकमेंड किया था कि अ परमानेंट कमीशन बी सेट अप फॉर अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशरी, यानी कि एक परमानेंट कमीशन होना चाहिए, लेकिन है नहीं। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट लाई 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, जिसमें आर्टिकल इंसर्ट किए गए 124 124 124C, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की गई, जिसमें क्या होगा, एक CGI थे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और कार्यपालिका की तरफ से एक लॉ मिनिस्टर थे, और साथ ही 2 एमिनेंट पर्सन होंगे इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, किसके माध्यम से, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया और वॉइड करार दिया। इंक्लूजन ऑफ लॉ मिनिस्टर इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण के खिलाफ इसे बताया गया। साथ ही इसमें कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम जारी रहेगा, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा इन्होंने भी माना। एक आर्टिकल है, वैसे ये पॉइंट UPSC के लिए काफ़ी कारगर है, PCS वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप पढ़ देख लीजिए। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि APPA ने 30 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं, जैसे कौन कौन सी, विटामिन D3 है, मिथाइल कोबालामीन है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी निर्माता या विपणक अगर कीमत से अधिक वसूल करेगा तो उसे DPCO 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आपको ये याद रखना है, के तहत अधिक वसूली गई रकम को ब्याज सहित जमा करना पड़ेगा। आपको याद रखना है, यहाँ पर जो मंत्रालय है वो स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है, यहाँ पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत जो औषधि विभाग आता है उसने जारी की हुई है वार्निंग। एक आर्टिकल में यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की बात की गई है, तो आपको बता दूं विंडफॉल टैक्स होता क्या है। जब कोई कंपनी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ कमाती है, मतलब उसको आशा नहीं थी लेकिन लाभ मिल गया, किसके कारण, उसने कोई अपनी क्षमता वृद्धि नहीं की है, उसने कोई बहुत अच्छे कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन बाहरी परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसको लाभ बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे युद्ध हो गया, तेल की कीमतें बढ़ गई, और उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा रिजर्व में रखा हुआ था, तो उसको तो प्रॉफिट हो गया। वैश्विक संकट आ गया और कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई, तो गवर्नमेंट क्या होती है, जो प्रॉफिट हुआ है उस पर एक टैक्स लगा देती है, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। मान लो कंपनी है, सामान्य परिस्थितियों में 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाती थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि क्रूड ऑयल का रेट वगैरह बढ़ गया, युद्ध हो गया, या कोई और जैसे हार्मुज जल संकट आ गया, तो अब उनका लाभ बढ़ के 5,000 करोड़ रुपए हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 5,000 करोड़ रुपए का भी लाभ बनाए, जो सामान्य लाभ कितना होता था, तो 4,000 करोड़, तो गवर्नमेंट इस 4,000 करोड़ रुपए पर 4,000 करोड़ रुपए को विंडफॉल गेन मानता है और इस राशि पर टैक्स लगा देता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है। कब, 1 जून, आज ही के दिन मनाया जाता है। आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, और दुनिया के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 24% है। आप इसको भी देख लीजिए, मुर्रा जो नस्ल है वो एक भैंस की नस्ल है, PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हिसार में। दोनों याद रख लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो वैज्ञानिक यहाँ पे क्या हुआ है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, वहाँ पर मुर्रा जो नस्ल के क्लोन सांडों के जो उत्तम सीमन होता है, उसको अब सीधे आम पशुपालकों तक पहुँचाया जा रहा है। और 1500 से भी अधिक प्रगतिशील पशुपालकों की भैंसों को इस विशेष क्लोन सीमन यानी कि क्लोन किए गए भैंस से प्राप्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है, जिससे क्या होता है, अच्छी नस्ल की भैंस प्राप्त होती हैं, जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। जहां पहले मात्र 10 लीटर दुग्ध उत्पादन होता था मुर्रा भैंस से, अब बढ़ाकर 20 लीटर से अधिक किया जा चुका है। भारत और अमेरिका के बीच एफटीए पर बातचीत आज से शुरू हो चुकी है। मतलब वार्ताकार जो मुख्य व्यापार वार्ताकार अंतिम व्यापार समझौते के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें भारतीय जो अमेरिकी दल का नेतृत्व है वो कौन कर रहे हैं? ब्रेंडन लिंच। और भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन है। खेती बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है, किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को रासायनिक उर्वरक और जो रासायनिक कीटनाशकों का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी के संदर्भ में जागरूक करने के लिए खेती बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। जो इसका राष्ट्रीय शुभारंभ है वो कब? 1 जून से शुरू किया जाएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से। ठीक है, याद रखना, रायसेन जिले के रामसिया गांव से। खेती बचाओ जो अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए, मिट्टी परीक्षण किया जाए, सॉइल हेल्थ कार्ड, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, फसल चयन कैसा हो, जल संरक्षण को बढ़ावा, हरी खाद का उपयोग, कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा, और जो किसान है वो नकली उर्वरक, नकली बीज और नकली कीटनाशकों की पहचान कर सके, इसके लिए उनको जागरूक किया जाएगा। भारत अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, इसलिए हमें कभी बांग्लादेश आंख दिखाता है, कभी मालदीव, कभी श्रीलंका, तो कभी अब नेपाल भी। तो मैं 2-3 साल से तो समझो बहुत, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है या जो हमारे मंत्री हैं उनका भी धैर्य देखिए, हम बहुत ज़्यादा उनको जवाब देते नहीं हैं। आपको पता है कि भारत का नेपाल के साथ काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद क्या चल रहा है? बांग्लादेश के द्वारा ही इस विवाद को बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में वहाँ जो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं, बालेन शाह, टिकटॉकर या रैपर, इन्होंने क्या क्या कह दिया है? इन्होंने कहा है कि केवल भारत ने नेपाल की सीमा पर कब्जा नहीं किया है, नेपाल ने भी भारत की सीमा पर कब्जा कर रखा है। तो इस जो बयान दे दिया तो विवाद हो गया है, इससे रिलेटेड है। ऐसा जो बयान है, कोई भी देश एशिया का तो खास तौर पर जब यूएसए की हिम्मत नहीं पड़ेगी, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अगर चाइना के खिलाफ ऐसा बयान दिया तो वो इनको तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं, अंदर से अंदर खोखला कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन भारत एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट बन चुका है सभी के लिए, क्योंकि जो हमारी विदेश मंत्रालय का जो बयान भी आता है ना, इतना सॉफ्ट रहता है ना कि दूसरे जो व्यक्ति इसको भारत की कमजोरी समझ लेते हैं और इसका फ़ायदा उठाते उल्टे सीधे बयान देते हैं। जैसे कि पहले केपी शर्मा ओली भी नेपाल के बहुत उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6वां आया हुआ है, उसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की समस्या में 6.5% की कमी आई हुई है। जहां 2019-20 में यह 35.3% थी, अब 2023-24 में घटकर 29.3% रह गई है। इसका मतलब है कि भारत में जो अब कुपोषण की लड़ाई है काफ़ी अच्छी है, कुपोषण काफ़ी कम हो रहा है। कुपोषण कम होने का मतलब ये है कि हमारी जो स्टंटिंग है उसमें भी कमी देखी जा रही है। फिर से एक भारतीय पर्वतारोही कौन? श्रद्धा गुप्ता जी ने एवरेस्ट फतेह कर ली है। यहाँ पर भारतीय जो गिद्धों से संबंधित एक आर्टिकल दिया हुआ है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो निदेशक है कौन? किशोर रिथे। आपको ये याद रख सकते हैं। भारत में पहले गिद्ध बहुत अधिक संख्या में थे, लेकिन डाइक्लोफेनाक एक ये ऐसी दवाई थी, पशु चिकित्सा में इस्तेमाल की जाती थी। यह एक गैर स्टेरॉयडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग था।
जब इनको किसी जानवर को दिया जाता था और जब जानवर की मृत्यु हो जाती थी तो आपको पता है कि जानवर की मृत्यु के बाद जो शव थे वो उनको कौन गिद्ध खाते थे। और डाइक्लोफेनॉक जब जानवरों में यूज किया जाता था उसको गिद्ध गिद्ध खाते थे तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, एक के बाद एक सारे गिद्ध मर गए। इसके बाद बहुत सारे गिद्ध जब मारे गए तो गवर्नमेंट्स जागरूक हुई और उन्होंने डाइक्लोफेनॉक को बैन कर दिया गया और अब केटोप्रोफेन, एसिलोफेनॉक और निम्सलाइड को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। 4 जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? एक पिंजौर में है, हरियाणा में, राज भाटखावा बंगाल में, रानी असम में और भोपाल मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किसके लिए? एशियाई राजगिद्ध यानी कि एशियाटिक किंग वल्चर के लिए। कहाँ पे? महाराजगंज कैंपियर क्षेत्र में है। ये जो आर्टिकल है फ्री कल्चर पर बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं सोच रहा हूँ ये फ्री कल्चर पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, लेकिन बहुत कम शब्दों में 4-5 लाइन में मैं आपको इसको कंक्लूड कर देता हूँ। क्या है कि वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लोक लुभावनवाद को से प्रेरित होकर फ्रीबीज यानी कि रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं इन वादों के पीछे कहीं ना कहीं एक विषमता भी एक बहुत बड़ा पहलू है। वर्तमान में क्या हो रहा है, समृद्ध लोग और हाशिए पर मौजूद समूहों के बीच खाई निरंतर बढ़ रही है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लगभग 82.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी दैनिक आय है वो $3 से कम है। जो नया विश्व बैंक का गरीबी के लिए मानक है वो $3 है। और इसी के संदर्भ में उन्होंने वितरणात्मक जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की हुई है, वितरणात्मक न्याय की बात की हुई है। उनका कहना है कि जब आप फ्री बीज बांटते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो खजाना खाली होता है गवर्नमेंट का, दूसरा है कि बहुत सहजता से जब प्राप्त हो जाता है तो पुरुषार्थ का भाव भी घटने लगता है। और लेखक का मानना है कि भूखे को भोजन कराने से बेहतर है कि आप उसको ये सिखाएं कि वो उसको वे तौर तरीके सिखाए जाएं जिससे उसके समक्ष कभी भी भूखमरी की नौबत ना आए। आपको पता है जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम थे, उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच का सुझाव दिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि न्याय की दृष्टि केवल आय केंद्रित ना होकर कैपेबिलिटी पर भी, यानी कि कैपेबिलिटी के पहलू पर भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कैपेबिलिटी उनका मतलब था कि लोगों की क्षमताओं में वृद्धि की जाए, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और काम तक सार्थक अवसर की पहुंच को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो खुद से रुपए कमा सकें भविष्य में और गरीबी से लड़ सकें। यहाँ पर गरीबी से लड़ने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेखक देता है। उन्होंने कहा कि जो साउथ कोरिया था वो वहाँ पे जब युद्ध हुआ तो अफ्रीकी देशों से भी गरीब देश था साउथ कोरिया। सरकार भारी कल्याणकारी खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए इसने क्या किया, सार्वभौमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि सुधार और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर उन्होंने क्या कि सस्ते ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया। सेम यही जर्मनी ने भी किया हुआ था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी परास्त हुआ, छत बिछत हो गया, तो उसने व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षु प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कि क्षमता निर्माण पर बल दिया। भारत में भी कई रचनात्मक योजनाएं चल रही हैं, ऐसा लेखक कह रहा है, जैसे हरित क्रांति है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, मुफ्त शिक्षा है, माध्याह्न भोजन है, मुफ्त बिजली है, गैस कनेक्शन है, चिकित्सा सहायता। लेकिन भारत में मुफ्त शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो अपनी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। आप सभी जानते हैं, अगर आपके पास रुपए हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट अस्पताल में दिखाना पसंद नहीं करते, हमेशा प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, प्रबंधन अच्छा नहीं है। ब्राज़ील मॉडल भी बहुत अच्छा है। वंचित परिवारों को तभी नकदी सहायता वहाँ पे दी जाती है जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, टीकाकरण पूरा कराते हैं, स्वास्थ्य जांच कराते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी कैपेबिलिटी मजबूत, यानी कि उनकी क्षमता निर्माण होता है, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे और अगली पीढ़ी को गरीबी की गर्द से बचा सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियों का जो उद्देश्य है या फ्रीबीज का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभावी वितरणात्मक न्याय होना चाहिए। यदि इसे बिना किसी रिसाव के मूर्त रूप दिया जाएगा तो इससे न केवल सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव प्रत्यक्ष दिखेंगे, बल्कि यह चुनावी जीत का आधार भी बनेगा। बस इतना ही आज का न्यूज़पेपर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।